नमस्कार। आज तारीख है बुधवार 28 अगस्त 2025 और आज हमारे पास जानकारी का खजाना है। आप देखिए, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, स्टेट्समैन, टाइम्स ऑफ इंडिया और द डेली गार्डियन, इन सब के आज के अंकों से हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों से जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, तकनीकी और नीतिगत खबरें हैं, उनमें से काम की बातें निकालें। मतलब फोकस रहेगा नेशनल, स्टेट, इंटरनेशनल, साइंस, टेक, स्पोर्ट्स, कुछ छुपे हुए पहलू और जो नए बिल या नीतियां हैं उन पर। और देखिए, आज जो सबसे बड़ी खबर है, जो हर जगह है, वो है भारत और अमेरिका के बीच ये जो व्यापार तनाव बढ़ गया है, टैरिफ वाला मामला। तो चलिए इसी से आज की बात शुरू करते हैं। तो ये जो हुआ है, अमेरिका ने भारत से आने वाले ज्यादातर सामान पर आप समझिए सीधा 50% टैरिफ लगा दिया है और ये 27-28 अगस्त से लागू भी हो गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह भारत का रूस से तेल खरीदना बताई जा रही है। उस वजह से 25% अलग से पेनल्टी टैरिफ लगा है और 25% तो पहले से ही चल रहा था, वो रेसिप्रोकल वाला। तो कुल मिलाकर ये 50% का आंकड़ा बन गया है। बिल्कुल। और इसका असर बहुत बहुत बड़ा हो सकता है। आप देखिए, भारत अमेरिका को करीब 87 बिलियन डॉलर का सामान भेजता है। ये हमारे कुल एक्सपोर्ट का लगभग 5वां हिस्सा है और अनुमान ये है कि इस 50% टैरिफ की सीधी मार लगभग 48 बिलियन डॉलर के निर्यात पर पड़ सकती है। कुछ स्रोत तो इसे 55 से 66% तक बता रहे हैं, मतलब आधे से ज्यादा। बाप रे, आधा एक्सपोर्ट। हाँ। और कौन से सेक्टर ज्यादा प्रभावित होंगे? इसमें देखिए, रत्न और आभूषण है, कपड़ा है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, खेती से जुड़े उत्पाद, चाय, खासकर दक्षिण भारत से चाय का एक्सपोर्ट तो लगभग ठप सा हो गया, ऐसी खबरें हैं। और ऑटो पार्ट्स, अमेरिका में हमारा 6.6 बिलियन डॉलर का बाजार है, जो हमारे कुल ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट का करीब 27% है। तो इस पर भी भारी असर पड़ेगा। हाँ, और जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से जो बातें आ रही हैं वो थोड़ी मिली-जुली सी हैं। ज़्यादातर तो अभी समझ ही रहे हैं कि भाई कितना बड़ा नुकसान होगा। कुछ ने तो उत्पादन कम करना शुरू भी कर दिया है। नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है, लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। अब वो यूरोपियन यूनियन, चीन जैसे नए बाजारों की तरफ देख रहे हैं और जाहिर है सरकार से मदद मांग रहे हैं। खासकर जो छोटे और मझोले उद्योग हैं, एमएसएमईज, वो तो बहुत परेशान हैं। हाँ, एमएसएमईज पर तो सबसे ज्यादा मार पड़ती है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। और एक मुश्किल ये भी है कि अमेरिका में जो कुछ खरीदार बैठे हैं वो अब कह रहे हैं कि भाई 20-25% दाम कम करो। अब ये यहाँ के एक्सपोर्टर्स कैसे झेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो नामुमकिन सा लगता है। हालांकि एक बात ये भी है कि सुजलॉन एनर्जी के वाइस चेयरमैन का बयान आया है कि उन्हें अभी कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा है। तो शायद सेक्टर पर असर अलग अलग हो। हाँ, हो सकता है। अच्छा, सरकार और अधिकारियों का क्या रुख है इस पर? देखिए, वित्त मंत्रालय ने माना है कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन साथ में एक बयान ये भी है कि झटके हमें मजबूत बनाते हैं। इसे एक लंबे रिश्ते में एक छोटा अस्थायी दौड़ जैसा बताया गया है। और जो असर को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाले दावे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। भारत ने ये भी साफ किया है कि भाई कोई भी ट्रेड समझौता हो, उसमें एमएसएमईज, किसान और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, और अमेरिका की तरफ से? अमेरिका की तरफ से ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसिन ने थोड़ी उम्मीद जताई है। कहा है कि हम आखिर में एक साथ आएंगे। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप का एक दावा भी आया है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर टाला था। अब ये बयान इस माहौल में और ज्यादा अनिश्चितता पैदा करता है। हाँ, ये बात तो है। मामला वाकई बहुत उलझा हुआ लगता है। देखिए, एक तरफ तो अमेरिका तेल खरीदने पर सजा के तौर पर टैरिफ लगा रहा है, तो दूसरी तरफ मोबाइल फोन पर जो जीरो ड्यूटी छूट थी उसे बढ़ा दिया है। इससे तो भारत में एप्पल और फॉक्सकॉन का फायदा होगा, जो आईफोन 17 बनाने वाले हैं। हाँ, वो बेंगलुरु और होसूर में अपने प्लान्स का विस्तार कर रहे हैं। तो ये एक तरह से विरोधाभासी कदम लगते हैं। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने उन देशों पर भी टैरिफ लगाने की धमकी दी है जिनके नियम अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए उनके हिसाब से भेदभाव वाले हैं, और चिप सप्लाई रोकने की बात भी कही है। तो ये लगता है कि कई तरफ से दबाव बनाने की कोशिश है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, इस बाहरी दबाव के बीच अपने देश के अंदर क्या चल रहा है अर्थव्यवस्था और नीतियों के मोर्चे पर? सरकार का फोकस तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड पर बना हुआ है ना? जी हाँ, बिल्कुल। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी की कल से जापान यात्रा 29-30 अगस्त भी शुरू हो रही है। वहाँ फोकस रहेगा सेमीकंडक्टर्स, एआई और जो महत्वपूर्ण खनिज है उन पर। लक्ष्य ये है कि भारत में जापानी कंपनियों की संख्या दोगुनी की जाए, खासकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और रक्षा सहयोग पर भी बात होगी। अच्छा, और घरेलू स्तर पर एक बड़ा मुद्दा जीएसटी का भी चल रहा है। उसमें कुछ सुधारों की बात हो रही है। हाँ, वित्त मंत्रालय नए जीएसटी सुधार लाने की योजना बना रहा है और इंडस्ट्री की तरफ से भी काफी मांगे आ रही हैं।
जैसे कपड़ा उद्योग है, वो चाहता है कि हर तरह के कपड़े पर, चाहे सस्ता हो या महंगा, एक समान 5% जीएसटी लगे। अभी क्या है कि 1,000 रुपए से कम पर 5% है और उससे ज्यादा पर 12% है। एफएमसीजी सेक्टर, मतलब जो रोजमर्रा का सामान बनता है जैसे बिस्कुट वगैरह, वो भी कम जीएसटी चाहते हैं। ब्रिटानिया ने तो सुझाव भी दिया है कि 5-10 वाली चीजों पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर देना चाहिए। और ऑटो इंडस्ट्री, उनकी भी मांग थी शायद। हाँ, ऑटो इंडस्ट्री भी जीएसटी कटौती चाहती है। अभी कई कारों पर 28-31% टैक्स लगता है। अगर ये कम होता है तो छोटी कारों के दाम करीब 8% तक कम हो सकते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। टैक्स का अंतर कम होने से शायद इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, थोड़ी कम आकर्षक लगें। ओह, अच्छा। और शायद इसी बदलाव की आहट सुनकर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो महंगी पेट्रोल डीजल गाड़ियां हैं, उनकी थोक सप्लाई फिलहाल रोक दी है। अच्छा, ये दिलचस्प है। और क्या चल रहा है नीतिगत मोर्चे पर? एक तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रेमवर्क की समीक्षा कर रहा है, जिसे फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग FIT कहते हैं, मतलब महंगाई को एक तय दायरे में रखने की कोशिश। इस पर एक डिस्कशन पेपर आया है, लोगों से राय मांगी गई है। बहस इस पर भी चल रही है कि हेडलाइन महंगाई ज्यादा जरूरी है या कोर महंगाई। आरबीआई अभी हेडलाइन पर ज्यादा फोकस करता है। और केंद्र सरकार ने एक बड़ा आदिवासी पहुंच कार्यक्रम शुरू किया है। लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर तक देश के 1 लाख आदिवासी गांवों अगले 5 साल के लिए अपना डेवलपमेंट प्लान खुद बनाएं। वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसके लिए करीब 20 लाख अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और एक और बात, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी आत्मनिर्भरता यानी स्वदेशी पर जोर दिया है, लेकिन साथ ही ये भी साफ किया कि इसका मतलब आयात रोकना नहीं है। व्यापार जो है वो स्वैच्छिक होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। ठीक है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हालिया आंकड़े क्या कहते हैं? कुछ ASI डेटा आया है शायद? जी, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI का FY 24 का डेटा आया है। तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अच्छी बात यह है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA 11.9% बढ़कर 24.58 ट्रिलियन हो गया है। रोजगार भी करीब 6% बढ़ा है। अब 1.95 करोड़ श्रमिक हैं मैन्युफैक्चरिंग में। रोजगार कहाँ बढ़ रहा है ज्यादा? रोजगार देने में टॉप 5 राज्य हैं तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक। देश का 56% मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स इन्हीं राज्यों में है। और GVA में भी यही राज्य आगे हैं, बस क्रम थोड़ा अलग है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी, ये मिलकर 55% GVA देते हैं। लेकिन एक चिंता की बात भी है शायद। हाँ, चिंता की बात यह है कि देश की GDP में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगातार कम हो रहा है। 2006 में ये 17% था, जो अब 2024 में घटकर सिर्फ 13% रह गया है। हाँ, 17 से 13%। ये तो मेक इन इंडिया के लक्ष्यों के हिसाब से ठीक नहीं लगता। बिल्कुल, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, और वित्तीय क्षेत्र में क्या अपडेट्स हैं? वो यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस ULI का क्या हुआ? ULI का विस्तार थोड़ा धीमा चल रहा है। इसकी एक बड़ी वजह है कि जमीन के रिकॉर्ड अभी पूरी तरह डिजिटल नहीं हुए हैं और बड़े बैंक्स भी इसे अपनाने में थोड़ी सुस्ती दिखा रहे हैं। और IPO मार्केट? IPO बाजार में देखें तो अगस्त में छोटे IPO तो काफी सफल रहे। FPIs भी पैसा लगा रहे हैं प्राइमरी मार्केट में, भले ही वो सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली कर रहे हों। पाइपलाइन काफी मजबूत है, करीब 1.6 ट्रिलियन जुटाने की योजनाएं हैं कंपनियों की। लेकिन जो बड़े इशू हैं उनके लिए माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। अच्छा। और क्वांट म्यूचुअल फंड अब स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट फंड SIFs लॉन्च कर रहा है। ये थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स होते हैं और निवेशकों का प्रोफाइल भी बदल रहा है, ऐसा कुछ सुनने में आया था। हाँ, ये काफी दिलचस्प है। FY 23 से 30 साल से ज्यादा उम्र के निवेशक ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन 30 से कम उम्र वालों का हिस्सा भी तेजी से बढ़ रहा है। FY 19 में ये 22.6% थे। अनुमान है कि FY 26 तक ये करीब 39% हो जाएंगे। वाह, यानी युवा पीढ़ी काफी सक्रिय हो रही है निवेश में। जी, और एक और खबर, ACME सोलर करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। चलिए अब जरा टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर तो बहुत चर्चा है आजकल। बिल्कुल। अनुमान है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर दुनिया भर में खर्च 2025 में $375 बिलियन तक पहुंच जाएगा और 2026 तक $500 बिलियन। 100 बिलियन। हाँ, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर उपकरणों में निवेश से ये ग्रोथ आ रही है। चीन भी पीछे नहीं है। वो 2026 तक अपनी AI चिप बनाने की क्षमता 3 गुना करना चाहता है,
ताकि एनवीडिया जैसी अमेरिकी कंपनियों पर निर्भरता कम हो। हुआवे इसमें काफी आगे बढ़ रहा है। और गूगल, परप्लेक्सिटी जैसी कंपनियां वो छात्रों और शिक्षकों को एआई से परिचित कराने के लिए मुफ्त में एक्सेस दे रही हैं। लेकिन भारत में जो जेन एआई का बूम है, मतलब वो एआई जो नया कंटेंट बना सकता है, उसमें टैलेंट की भारी कमी है। अच्छा, कितनी कमी है? टीम लीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 जेन एआई जॉब के लिए सिर्फ एक योग्य इंजीनियर मिल पा रहा है। ओह, ये तो बहुत बड़ा गैप है। हाँ, इसी बीच सैमसंग का जो भारत R&D सेंटर है, वो अब वॉइस फर्स्ट एआई पर फोकस कर रहा है, मतलब आवाज से चलने वाले एआई पर। और वो ट्विटर वाले पराग अग्रवाल, हाँ, उन्होंने भी कुछ नया शुरू किया है। हाँ, पराग अग्रवाल ने पैरेलल वेब सिस्टम्स नाम की एक नई कंपनी शुरू की है। वो इसे मशीनों के लिए वेब बता रहे हैं। देखना होगा ये क्या है। अच्छा, टेक कॉर्पोरेट जगत से और क्या खबरें हैं? एप्पल फॉक्सकॉन का तो हमने जिक्र किया। हाँ, वो आईफोन 17 का उत्पादन भारत में बढ़ा रहे हैं, बैंगलोर और होसूर में। शाओमी आजकल तुलना वाले विज्ञापन चला रहा है, जिससे एम्ब्यूश मार्केटिंग पर बहस छिड़ गई है। एम्बिश मार्केटिंग मतलब किसी बड़े इवेंट जैसे स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़कर फायदा उठाना बिना उसके ऑफिशियल स्पॉन्सर बने। अच्छा, और फैन कोड, जो स्पोर्ट्स मर्चेंडाइज बेचता था, वो अपना स्टोर बंद कर रहा है। शायद बिजनेस चल नहीं रहा था या नकली प्रोडक्ट्स की दिक्कतें थी। TCS ने बेंगलोर में एक बहुत बड़ा ऑफिस स्पेस लीज पर लिया है, 1.4 मिलियन वर्ग फुट। ये करीब 2130 करोड़ का सौदा है। ये दिखाता है कि टेक सेक्टर अभी भी विस्तार कर रहा है। ये तो बड़ा सौदा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एंकर ग्रुप के प्रमोटरों को कहा है कि अपना विवाद मध्यस्थता से सुलझाएं। और ट्रांसबैंक, जो एक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म है, उसने $25 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग जुटाई है। सर्विफाई, जो स्मार्टफोन केयर कंपनी है, उसे उम्मीद है कि जल्द ही उसका 65-70% रेवेन्यू अमेरिका से आएगा और वो 2026 की पहली तिमाही में IPO लाने की सोच रही है। ठीक है, अब जरा रक्षा और एरोस्पेस की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भविष्य के युद्ध क्षेत्र को समझने, लंबी लड़ाई के लिए सर्ज कैपेसिटी बनाने, 5G पीढ़ी के फाइटर जेट्स और स्वदेशी इंजन विकसित करने पर जोर दिया है। और वो थिएटर कमांड्स का क्या चल रहा है? CDS जनरल अनिल चौहान ने माना है कि थिएटर कमांड बनाने को लेकर सेनाओं के बीच कुछ मतभेद हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करने की दिशा में प्रगति हो रही है, जॉइंटनेस बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ? लॉकहीड मार्टिन जर्मनी में राइनमेटाल के साथ मिलकर एटाकम्स और हेलफायर मिसाइल बनाने पर बात कर रहा है, और स्पेसएक्स के स्टारशिप ने सफलतापूर्वक सैटेलाइट तैनात किए हैं। ये स्पेस टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण कदम है। अच्छा, विज्ञान और तकनीक से जुड़ी कुछ और छोटी-मोटी खबरें? हाँ, 2 दिलचस्प बातें हैं। एक तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने जारुल नाम के पेड़ में एनर्जी स्टोर करने की क्षमता पाई है। ये भविष्य में बैटरी टेक्नोलॉजी के लिए अहम हो सकता है। अरे वाह! दूसरा, भारत की शिक्षा व्यवस्था पर NSS का 80वां राउंड सर्वे आया है। ये दिखाता है कि करीब 56% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, गांव में तो ये 66% है। ये तो ठीक है। लेकिन चिंता की बात ये है कि लगभग 30% छात्र प्राइवेट कोचिंग पर भी निर्भर हैं। ये कहीं ना कहीं स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता पर सवाल उठाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो तो कोचिंग की जरूरत क्यों पड़े। खैर, अब देश में मौसम और सुरक्षा के हालात पर आते हैं। जम्मू कश्मीर से बहुत दुखद खबरें आ रही हैं। जी हाँ, भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने बहुत तबाही मचाई है। कम से कम 40 लोगों की जान चली गई है। इनमें से 34 लोग तो कटरा में वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुए लैंडस्लाइड में मारे गए। बहुत दुखद। कश्मीर में झेलम नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तीर्थ यात्रा रोक दी गई है और इस वजह से पूरे उत्तर भारत में टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी नुकसान हुआ है। लेह में तो 300% ज्यादा बारिश हुई है। तेलंगाना में भी बाढ़ है शायद। हाँ, तेलंगाना के कामारेड्डी और मेडक जिलों में भी बाढ़ का प्रकोप है। 500 से ज्यादा लोगों को वहां रेस्क्यू किया गया है। और उधर पाकिस्तान में रावी नदी में बाढ़ आने से करतारपुर कॉरिडोर पानी में डूब गया है। सुरक्षा के मोर्चे पर क्या खबरें हैं? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर गढ़चिरौली में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें 4 नक्सली मारे गए। इनमें 3 महिलाएं थीं। अच्छा। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव में शामिल जवानों को सम्मानित किया है। ऑपरेशन सिंदूर POK में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई से जुड़ा था और ऑपरेशन महादेव पहलगाम हमलावरों की सफाई से। गृह मंत्री ने कहा कि इससे दुश्मनों को कड़ा संदेश गया है। न्यायपालिका से भी कुछ खबरें हैं।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर काफी नाराजगी जताई है। एक जमानत याचिका को 43 बार टाला गया था। कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई और राहत दी। 43 बार? जी। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया है और एनएचआरसी ने गाजियाबाद रेप पीड़िता की मौत के मामले में यूपी डीजीपी को नोटिस जारी किया है। ठीक है। राज्यों की राजनीति और शासन में क्या चल रहा है? बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर कुछ हो रहा है? हाँ, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान चल रहा है। आशंका है कि इससे वोटर बेस राज्य की आबादी का 55% तक सिकुड़ सकता है। करीब 6.5 लाख नाम हटाने की लिस्ट में है। 6.5 लाख नाम? जी, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और इसी मुद्दे पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन बिहार गए और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या तक कह दिया। मामला राजनीतिक रंग ले रहा है। और यूपी से? यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैष्णो देवी हादसे में मारे गए यूपी के निवासियों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। यूपी कांग्रेस ने इजराइल में नौकरी दिलाने के मामले पर योगी सरकार की आलोचना की है। और वो हेलमेट वाला नियम? हाँ, यूपी में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल नियम लागू होगा। मतलब बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। अच्छा कदम है। हिमाचल में बाढ़ से नुकसान का कुछ अंदाजा है? हिमाचल में बाढ़ से अकेले पीडब्ल्यूडी विभाग को ही 1400 करोड़ का नुकसान हुआ है। असम ने 51 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा है। मिजोरम ने म्यांमार से आए करीब 29,000 शरणार्थियों को पनाह दी है और अब उनका बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन शुरू किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा के व्यवसायीकरण के खिलाफ एक पीआईएल पर जवाब मांगा है। अच्छा, और पश्चिम बंगाल से भी कुछ विवाद की खबर थी? हाँ, बर्दवान यूनिवर्सिटी के कुलपति ने गणेश पूजा का आयोजन किया, जिस पर प्रशासनिक मुद्दों के बीच विवाद हो गया और गौरबंगा यूनिवर्सिटी के कुलपति को राज्यपाल ने हटा दिया है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात करें तो? कैबिनेट ने 4 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन पर 12,300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। ये कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और असम में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगी। और वो कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी? हाँ, भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है। अहमदाबाद को इसके लिए आदर्श शहर बताया गया है। अच्छा, अहमदाबाद। शिपिंग सेक्टर में 10 ट्रिलियन का निवेश लाने के लिए भारत 100 देशों से संपर्क साध रहा है। अक्टूबर में इंडिया मैरीटाइम वीक का आयोजन भी होगा। और कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट टूरिज्म के लिए नदी किनारों का विकास कर रहा है। ये अच्छी बात है। सामाजिक स्तर पर क्या चल रहा है? कोलकाता में गणेश पूजा की धूम है, ये तो पता है। ऐतिहासिक बैठक की है, उम्मीद है इससे शांति बहाली में मदद मिलेगी। बिल्कुल। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों के लिए स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी है। केंद्र सरकार ने पेंशन सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। और वो एनएचएआई के विवाद? हाँ, एनएचएआई के जो ठेकेदारों के साथ मध्यस्थता के मामले हैं, उन्हें अब सेंट्रलाइज कर दिया गया है क्योंकि क्लेम की रकम 1 ट्रिलियन के करीब पहुंच गई है। बाप रे। दिल्ली में आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की तलाशी हुई, जिसे पार्टी ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। और निक्की यादव हत्याकांड में नया मोड़ आया है। उसके भाई की अलग रह रही पत्नी ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना और दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। ठीक है, अब जरा दुनिया भर की खबरों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का क्या हाल है? रूस ने साफ कहा है कि वो यूक्रेन में यूरोपीय संघ के सैनिकों की तैनाती को स्वीकार नहीं करेगा और नाटो की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि क्रेमलिन ने युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप के जो प्रयास है उनकी तारीफ की है। अमेरिकी विशेष दूत यूक्रेनी प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और एक अहम बात, रूसी और चीनी नौसेनाओं ने प्रशांत महासागर में पहली बार जॉइंट सबमरीन पेट्रोलिंग की है। पहली बार जॉइंट सबमरीन पेट्रोलिंग, ये इंडो पैसिफिक में नई गतिशीलता का संकेत है। बिल्कुल। आसियान की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है इस संदर्भ में। अमेरिकी राजनीति में क्या चल रहा है? ट्रंप काफी सक्रिय दिख रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के गवर्नर लिसा कुक पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के बाद फेडरल रिजर्व की समीक्षा की मांग दोहराई है और उन्हें हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ट्रेजरी सचिव बेसेंट ने भी इसका समर्थन किया है। फेडरल रिजर्व पर सीधा हमला? जी। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डेसैंटिस ने H-1B वीजा को पूरी तरह घोटाला कहा है और खासकर भारतीय कामगारों पर निशाना साधा है। ये चिंता की बात है। और इसी बीच अमेरिका H-1B वीजा चुनने के तरीके में बदलाव पर भी विचार कर रहा है।
शायद एक भारत चयन प्रक्रिया का ड्राफ्ट तैयार है जिसमें मेरिट या सैलरी को वेटेज दिया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन वॉशिंगटन के यूनियन स्टेशन का मैनेजमेंट वापस लेने की तरफ बढ़ रहा है और ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस के खिलाफ रिको एक्ट के तहत आरोपों की जांच की मांग की है। जॉर्ज सोरोस पर रिको एक्ट? हाँ, ये एक्ट संगठित अपराध से जुड़ा होता है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड के मामलों में अमेरिकी दखलंदाजी की खबरों पर अमेरिकी राजदूत को तलब किया है। एक तरफ ट्रंप कह रहे हैं कि चीनी छात्रों के बिना अमेरिकी कॉलेज संघर्ष करेंगे, तो दूसरी तरफ 6000 चीनी छात्रों के वीजा रद्द भी कर दिए गए हैं। ये विरोधाभास क्यों? शायद ये चीन पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा हो और एक्सॉन मोबिल गुप्त रूप से रूस के साथ सखालिन प्रोजेक्ट से हटने पर बात कर रहा है, जो शांति प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। कॉर्पोरेट जगत में क्राफ्ट और कोको कोला ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर लगे मुकदमे जीत लिए हैं। माइक्रोसॉफ्ट गाजा विरोध प्रदर्शन के बाद अपने कर्मचारियों की जांच कर रहा है। अच्छा, कुछ और देशों से क्या खबरें? पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उपचुनावों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। सीरिया में दमिश्क के पास इजरायली ड्रोन हमलों में 8 सीरियाई सैनिक मारे गए हैं। मालदीव शार्क मछली पकड़ने पर लगा पुराना बैन हटाने जा रहा है। अर्जेंटीना नाजी दौर से जुड़ी कलाकृतियों की जांच कर रहा है, खासकर एक पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पेंटिंग की। कोलंबिया में फार्क गुट के साथ गोलीबारी के बाद गांव वालों ने सैनिकों को बंदी बना लिया। और वो पायलटों की उम्र सीमा? हाँ, वैश्विक एयरलाइंस का समूह आएटा चाहता है कि पायलटों की रिटायरमेंट उम्र 65 से बढ़ाकर 67 साल कर दी जाए। चलिए, अब अंत में खेल जगत की कुछ अहम खबरें ले लेते हैं। क्रिकेट से क्या है? क्रिकेट में एक बड़ी खबर यह है कि ड्रीम 11 अब भारतीय टीम का टाइटल स्पॉन्सर नहीं रहेगा। क्यों? सरकार का जो नया ऑनलाइन गेमिंग कानून आया है, जिसमें रियल मनी गेम्स पर बैन है, उसकी वजह से बीसीसीआई अब नया स्पॉन्सर ढूंढ रहा है। अच्छा, और अश्विन? हाँ, आर अश्विन ने आईपीएल से संन्यास ले लिया है। वो अब दुनिया की दूसरी T20 लीग्स में खेलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क का फिर से स्किन कैंसर का इलाज चल रहा है। उनके लिए प्रार्थनाएं हैं। बिल्कुल। दूसरे खेलों से? जैसा हमने पहले बताया, भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद को आगे करके बोली लगा रहा है। गोल्फर शुभंकर शर्मा डीपी वर्ल्ड इंडिया गोल्फ चैंपियनशिप में खेलेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह 29 से 31 अगस्त तक होंगे। अनीश भानवाला ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में सिल्वर मेडल जीता है। स्क्वॉश में अभय सिंह फाइनल में पहुंच गए हैं और तीरंदाजी की नई प्रीमियर लीग, उसका पहला संस्करण दिल्ली में 2 से 12 अक्टूबर तक होगा। बहुत बढ़िया। और कुछ छोटी मोटी दिलचस्प बातें? हाँ, एक ट्रेंड दिख रहा है कि लोग अब हफ्ते के दिनों में भी बाहर खाना खाने ज्यादा जा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स का वीकेंड और वीकडेज का सेल्स गैप कम हो रहा है। अच्छा। त्योहारी सीजन के लिए ई कॉमर्स कंपनियां जोर शोर से हायरिंग कर रही हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट भर्तियां बढ़ा रहे हैं और डाइवर्सिटी पर भी फोकस कर रहे हैं। चांदी की कीमतें रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं, 1,12,000 रुपए प्रति किलो। इस अनिश्चितता के माहौल में सोना भी महंगा हुआ है। और जैसा बताया, आईआईटी पायलटों की रिटायरमेंट उम्र 67 करने का प्रस्ताव दे रहा है। और वो कोई मूर्तिकला का कोड? हाँ, जेम्स सैनबॉर्न नाम के एक आर्टिस्ट है। उनकी एक फेमस क्रिप्टोस मूर्तिकला है जिसके कोड को कोई बूझ नहीं पाया है। वो अब उसका रास नीलाम कर रहे हैं। दिलचस्प। तो आज हमने कितनी सारी बातें की, वैश्विक व्यापार युद्ध से लेकर घरेलू नीतियों तक, तकनीकी छलांग से लेकर भू राजनीतिक तनाव तक। इन सब खबरों का निचोड़ क्या निकलता है? मेरे हिसाब से कुछ मुख्य बातें साफ उभर कर आती हैं। पहला तो है गहरा अंतर संबंध, इंटरकनेक्शन। कैसे अमेरिका का एक फैसला भारत के छोटे उद्योगों को पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिला देता है। दूसरा, अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। चाहे वो व्यापार हो, राजनीति हो, बाजार हो, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब बदल रहा है। हाँ। तीसरा, अनुकूलन, अडैप्टेशन। कैसे कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, सरकारें सभी इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने की, नए रास्ते खोजने की कोशिश कर रहे हैं। चौथा, नीतिगत फोकस। सरकार का ध्यान जीएसटी सुधार, आत्मनिर्भरता, महंगाई नियंत्रण, डिजिटल गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर बना हुआ है। और पांचवां, और शायद सबसे अहम, वो है तकनीकी बदलाव, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन। एआई, ईवीज, जेन एआई, टैलेंट की कमी, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे जीने के तरीके को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा।
और श्रोताओं के लिए आज का सवाल, जो इन सब बातों से जुड़ा है लेकिन थोड़ा आगे की सोचने पर मजबूर करता है। हमने देखा कि कैसे बाहरी नीतियां और अंदरूनी चुनौतियां एक साथ असर डाल रही हैं और कैसे तकनीक सब कुछ बदल रही है। ऐसे में इस लगातार बदलते माहौल में टिके रहने और मजबूत बनने में रेजिलियंस का सबसे कारगर तरीका क्या हो सकता है? क्या हमें पूरी तरह नई तकनीक को गले लगाना चाहिए या फिर अपनी जड़ों और आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसा कि कुछ आवाजें कह रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।